हम कॉम्प्लिकेशंस को, प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, वो सबसे पहले आती है वीकनेस। एक लंबे समय तक या बीमार होने के बाद, अगर माइल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उनके लिए जो रिकवरी है वो कम पीरियड की होती है। और वीकनेस यानी थकान, कमजोरी, कुछ काम करने का मन नहीं करना, लेटे रहने की इच्छा करना, ये सब उस वीकनेस का पार्ट है। तो ये सिम्टम आता है। दूसरा, सांस फूलने का एक सिम्टम है वो, क्योंकि कुछ लोगों में एसपीओटी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से। चेस्ट में पेन या भारीपन एक सिम्टम है। और भूख कम लगना, कई लोगों को बाद में नेगेटिव आने के बाद में भी वापस से भूख पहले जैसी नहीं खुलती है। खाना खाइए करके बोलते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, पर ले कैसे? भूख, इच्छा ही नहीं होती है, एक अरुचि बनी रहती है भोजन के प्रति, तो वो भी एक लक्षण होता है। और खांसी आना भी एक सिम्टम है पोस्ट कोविड। सिर दर्द, सिर में भारीपन या सिर दर्द होना, कुछ लोगों में वेट लॉस और पेट साफ नहीं आना। नींद में कमी, नींद नहीं आती है, कुछ लोगों में ये एक सिम्टम बहुत निकल के आता है कि नींद नहीं आती है, अजीब सी बेचैनी, घबराहट रहती है। और एक जो सबसे बड़ा जो कारण आता है वो है अवसाद का, मानसिक अवसाद का। क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव मिलते हैं, जब हमको आता है कि कोविड पॉजिटिव, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, तो हम बड़े पैनिक हो जाते हैं। ओह, कोविड हो गया, मुझे हो गया, घर वालों को भी हो गया, आसपास भी हो रहा है, मैं उनसे मिला था, ऐसा सब मन में एक सीन आ जाता है। लेकिन जब वो कोविड पॉजिटिव आने के बाद पैनिक हो जाते हैं, तो हमको सूझबूझ से काम लेना होता है। इसलिए इस पैनिक को नहीं करना, ये डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं कि आप पैनिक मत होइए और आप कैसे डील करना है इसको, इस पे विचार करिए कि अब आगे हमें क्या करना है ना। और कई लोग इसलिए भी पैनिक हो जाता है पोस्ट कोविड में, क्योंकि वो स्वयं भी बीमार होते हैं, उनके घर के कई सदस्य, पूरा घर, कई जगह पर पूरे घर के सदस्य, सभी सदस्य बीमार हैं, या उन्होंने कई अपने घर के निकटस्थ परिजनों को खो दिया है, बहुत यंग डेथ हो गई है घर में। कई तरह के ऐसे सीन हैं जो बात करने से हमें मालूम चलता है। तो उन लोगों का जो मनस्थिति है वो काफी रिकवरी के लिए, उनके पर्सनल रिकवरी के लिए वो अनुकूल नहीं होती है। तो ये जो मनोअवसाद है, ये भी, इस पर भी ये पोस्ट कोविड का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन या देखने को मिल रहा है। इसमें उनका थोड़ा सा उनसे बातचीत करना, उन्हें समझाना पड़ता है। समझाइश हालांकि सब हम समझते हैं, पर फिर भी उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं किन्हीं भी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, इसलिए। तो ये चीज उनको स्वीकार कर। आपका म्यूट हो गया मैम। सेकेंड, हाँ जी, हो गया। तो दवाई के साथ साथ ये उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट्स की, कि ये जो भी चीज है, जो भी प्रकृति हमारे साथ कर रही है, या जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, उसको हम स्वीकार करें, जो कि हम नहीं चाहते फिर भी स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अभी व्यक्तिगत अपना रिकवरी करना है। इसलिए तो पोस्ट कोविड, क्योंकि ये काउंसलिंग इसलिए बनती है, सिर्फ मेडिसिन या अच्छा डाइट, अच्छा नींद, ऐसा नहीं है। योग प्राणायाम, मनस्थिति, जब तक मनोबल दृढ़ नहीं होगा, मनोबल स्वस्थ नहीं होगा मरीज का, व्यक्ति का, तब तक उसकी रिकवरी का पहला स्टेप बनता नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति है, बीमारी से नेगेटिव होके निकला है, उसकी मनस्थिति को पुनः स्वस्थ करना, वो एक पहला स्टेप मुझे लगता है। और आयुर्वेद भी इस बात को वो बताता है कि विषादो दुख वर्धनानाम, जब विषाद है, यानी कोई भी चीज के विषय बारे में जब हम बहुत दुख, शोक, विषाद करते हैं, तो हम उसको बढ़ाते हैं, उन चीजों को हमारा दुख बढ़ता है। जबकि हमें आरोग्य की तरफ जाना है, हमें स्वस्थता की तरफ जाना है। पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए हमें स्वस्थता की तरफ जाना है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी मनस्थिति को स्वस्थ करना, मरीज के लिए या व्यक्ति के लिए जो भी पोस्ट कोविड सिचुएशन में है, कंडीशन में, उसको अपना मन को स्वस्थ करना या बल देना, मनोबल बढ़ाना उसको चाहिए। अभी उसके लिए काउंसलिंग बनता है,
कुछ मेद्य रसायन भी बनते हैं। मेद्य रसायन भी जो है, अगर नींद नहीं आती है तो बहुत अच्छे आयुर्वेद में अच्छे मेद्य रसायन है, उनका सेवन, ब्रह्म रसायन है, शंख पुष्पी और ब्राह्मी, इस तरह के काफी योग हैं, घृत है, साधित घृत है, उनका प्रयोग किया जा सकता है। डिपेंड करता है वो चिकित्सक कैसे चयन करते हैं अपने मरीज के लिए। तो पोस्ट कोविड जो रिकवरी है फास्ट हो, हमारी अच्छी हो और कंप्लीट हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी क्योंकि रीअकरेंस ना हो। जो हमें सिम्टम्स हुए थे कोविड पॉजिटिव के दौरान, वो इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि रिकवरी प्रॉपर नहीं होती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरी एक पेशेंट है, उन्होंने पूरा कोविड क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन होके पॉजिटिव से वो नेगेटिव आ गई, और उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन से अपना जो दिनचर्या है वो बदल लिया। और दिनचर्या बदल के उन्होंने लगा कि मैं 14 दिन होम क्वारंटाइन थी, तो बाहर पीछे साफ सफाई नहीं हुई, जार डस्टिंग शुरू, धुलाई शुरू, ये सब शुरू कर दिया। अभी एक्सर्शन हो गया, उसकी वजह से तीसरे दिन उन्हें वापस से बुखार आ गया, और उन्होंने एक समय स्नान करने की जगह 2 बार स्नान करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की जो गलतियां हैं, जो हम जाने अनजाने कर हमसे हो जाती हैं, जो हम प्रोटोकॉल्स छोड़ देते हैं बीच में, जो रिकवरी के टाइम के हैं। देखिए, माइल्ड अगर सिम्टम्स हैं, बहुत ही माइल्ड, एक सिम्टोमेटिक या माइल्ड है, क्या 2 सिम्टम है, तो कम से कम 2 सप्ताह लगते हैं पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए। और अगर मॉडरेट से टू सीवियर है तो वो 2 महीने से 3 महीने तक, कभी कभी 6 महीने तक भी रिकवरी में लग जाते हैं, 1 साल तक भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं पोस्ट कोविड आपकी रिकवरी के। जो भी आपको उसमें सिर्फ औषधि नहीं आता है, आहार, औषधि, आपका दिनचर्या, आहार विहार यानी सोना, जागना, काम करना, ये सब भी, रेस्ट भी उसका एक पार्ट होता है रिकवरी का, क्योंकि तो वो सबको आप फॉलो करिए। आप पहले आप 3 बार 4 बार स्टीम ले रहे होते हैं, फिर आप नेगेटिव आते ही आप लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, और आप जो है पेशेंट है वो स्टीम लेना बंद कर देता है। तो ऐसा एकदम से सभी चीज जो प्रोटोकॉल से नेगेटिव आते हैं छोड़ नहीं देने हैं। जो आप फॉलो कर रहे थे पहले से, उसको कम कर सकते हैं। आप पहले 4 बार करते थे, 5 बार करते थे स्टीम लेने का, तो अब 2 बार तो एटलीस्ट सुबह शाम करना है। प्राणायाम आप पहले कई बार करते थे बीच में, तो अब भी सुबह शाम 2 बार तो करना है। ये रिकवरी के पार्ट का प्रोटोकॉल है, आपने कम करना है, बंद नहीं करना है ये सब चीजें। तो ये थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है। गर्म पानी पीते रहना है रिकवरी होने तक, और अपने स्टीम लेना है। ठंडी, खट्टी और भारी गरिष्ठ चीजों का सेवन ये नहीं करना है। कुछ आप जो करना है वो भी बता देती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, उनका आप सेवन करिए। कुछ स्पाइसेस हैं, अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, तुलसी है, ये आपको आगे भी काम, हल्दी है, ये काम आपको आगे भी रिकवरी में भी इसको, और नॉन रिकरेंस के लिए भी आपको लेते रहना है, और इम्यूनिटी के लिए भी लेते रहना है। ये ऐसी कॉमन चीजें हैं जो आपको तीनों स्टेजेस पे आपको मदद करेगी आयुर्वेद का पार्ट पे, इसलिए आपको इसको कंटिन्यू रखना है। कुछ लोग च्यवनप्राश सजेस्ट करते हैं, उसका सेवन लीजिए। आप अश्वगंधा चूर्ण है वो भी आप ले सकते हैं, वो एक बार, लेकिन चिकित्सकीय सलाह से ये सब करें। ये जो मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ ये एक संभावित चीजें हैं जो लेने की आयुर्वेद के पास है, और लेकिन इसको आप एक अपने आसपास या परिचित कोई भी चिकित्सक है उनसे सलाह करके, अपना पूरा व्यक्तिगत डिटेल्स बता करके, उनको जानकारी दे करके, फिर आप उनसे इस बारे में फाइनल डिसीजन उनसे चिकित्सा करवाइए। तो इसके बाद में जो माइल्ड से मॉडरेट वाले जो सिम्टम्स हैं उसमें तो ये है। अब दूसरा जो अभी बहुत ही सीवियर, जो सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, जिसके बारे में ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, काली फफूंद, तो इसका भी संख्या में बहुत सारे रोगी बढ़ रहे हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में। और इसकी जो सिचुएशन है, किस किस कंडीशन में ये होता है, ये हम सब जानते हैं। थोड़ा और मैं बता देती हूँ कि और कुछ राज्यों में इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को,
जैसे 10 राज्यों ने और एक यूनियन टेरिटरी ने, क्योंकि इससे क्या है, पैंडेमिक घोषित करने से राज्य सरकार और जो चिकित्सा विभाग है वो उसको इसके बारे में प्राथमिकता देनी पड़ती है और हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, बेड्स की, मेडिसिन की, स्टाफ की, और एक जन जागरूकता अभियान भी उनको चलाना पड़ता है। इसलिए इसको एक ब्लैक फंगस को एज ए पैंडेमिक घोषित किया है। तो अभी ब्लैक फंगस है, वो इसके संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि ये कहाँ होती है, क्यों होती है, किसको होती है, ये सारे प्रश्न हम जब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ तो अब समझ में आ जाएगा कि ब्लैक फंगस क्या है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं तब हमें बताते हैं कि फंगस जो है वो एक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ग्रो करती है। कौन से फेवरेबल कंडीशन है जहां पर वो ग्रो करती है, वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। एक टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर उसको चाहिए होता है, और इसलिए वो रेनी सीजन में आप देखेंगे कि काली फफूंद है वो हमारी दीवारों पे, जूते चप्पल, कागज, अखबारों पे हमें देखने को मिल जाती है। और पीएच वैल्यू जो है वो 3 से 7, यानी एक एसिडिक पीएच वैल्यू का एक एसिडिक मीडियम उसको चाहिए जहां पे वो ग्रो करती है। न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट में देखें तो उसको शुगर जो है, हाई शुगर, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, एक शुगर का उसको न्यूट्रिशन में से वो सरवाइव करती है या ग्रो करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और पानी भी उसको चाहिए होता है, वाटर की प्रेजेंस में, और इसलिए और एक डार्क प्लेसेस पे। देखिए फफूंद कहाँ होती है, अंधेरी और जहां रोशनी कम पहुंचती है ऐसी जगह पर फफूंद ग्रो करती है। ये एक फंगल ग्रोथ का एक सामान्य साइंस का नियम है। अब हमारे बॉडी में जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी, क्योंकि ये वातावरण में मौजूद है ऑल टाइम, ये पहले से मौजूद है, ये नया इन्फेक्शन नहीं है, पर ये तभी हमारे बॉडी में जब ये फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तभी ये हमें इन्फेक्ट करती है या हम इसके इन्फेक्शन में आते हैं। तो जो लोग लंबे समय से कोविड पॉजिटिव से बीमार हैं या जिनको हाइड्रेटेड ऑक्सीजन देनी पड़ी है किन्हीं भी कारणों से, या रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगे हैं जिसकी वजह से एज ए कॉम्प्लिकेशन उनको शुगर हाई हुई है और स्टेरॉइड्स देने पड़े हैं, या उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन में स्टेरॉइड्स लिए हैं ज्यादा मात्रा में या ज्यादा ड्यूरेशन तक, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में भी फंगल ग्रोथ मिलता है उन व्यक्तियों, उन रोगियों को हो सकने की संभावना बनती है। और जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, ऐसे भी केसेस आए कि जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं उनको भी, और या रेमडेसिविर नहीं दिया गया है, स्टेरॉइड नहीं लिए, तो भी उनको फंगल ग्रोथ हो रही है, फंगल इन्फेक्शन। उसका जो कारण है वो एक अलग प्रकार का कारण है, वो है कि गंदे मास्क को लगाए रखना लंबे समय तक, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो भी मॉइस्ट होती है, और सिंगल या डबल लेयर के मास्क हम लंबे समय तक जो पहन के रखते हैं जो भी, तो उसकी वजह से, और उसको धोते नहीं हैं और गंदे मास्क को ही हम वापस पहन लेते हैं, उस वजह से एक फंगल ग्रोथ का एक कारण यहाँ पर बनता है। इसलिए धोकर, धूप में सुखाकर, या उस कॉटन का जो अगर है आपका मास्क तो उसको प्रेस करके भी आप उसको हाइजीनिक करके तो पहन सकते हैं, है ना। तो ये फंगल ग्रोथ का ये है। अब आयुर्वेद में इसके ग्रोथ का जो के लिए, अच्छा इसके कहाँ ग्रोथ होता है, मुंह में, नाक में और आंख में, ये 3 साइट है फंगल ग्रोथ की। तो क्या क्या चीजें इनमें मिलता है, जैसे अगर मुंह में है, किसी को होने की संभावना है या बचना चाहते हैं, या होने की संभावना कैसे मुझे पता लगे, आपको प्रश्न होगा कि मुझे हो सकता है या होने वाला है या मैं बचना चाहता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आपका मुंह में जो आपको ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ओरल हाइजीन यानी आपको ब्रशिंग प्रॉपर, गार्गल्स करने हैं, कुल्ले जो हम पहले करते थे, गार्गल्स नमक के, फिटकरी, हल्दी के, जो भी गर्म पानी में, ये गार्गल्स करने हैं। और दर्द और सूजन हो जाती है, लालपन आ जाता है, दर्द हो जाता है, सूजन हो जाता है मुंह में, बोलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, चबाने में, और कभी कभी ज्यादा होने पे ये तालू में, जो ऊपर मुंह में ऊपर जो पैलेट पार्ट है उसके तालू में वो चिपक जाती है, और ये सब ब्लीडिंग तक, लास्ट में सीवियर होने पर ब्लीडिंग भी हो जाता है।
तो ये इसके सिम्टम्स है। बचने के लिए हमें गर्म पानी में नमक, हल्दी और फिटकरी के गार्गल्स करने हैं। इसके गार्गल करने के अलावा हम सरसों के तेल में सेंधा नमक और हल्दी मिला के हम दांतों और मसूड़े के ऊपर पूरी बकल जो ओरल कैविटी है उसमें हम इसको लगा के और थोड़ी देर 2-5 मिनट रख के गर्म पानी के गार्गल्स कर सकते हैं। और तिल तेल को भी 2 चम्मच 10 ml तक मुंह में भर के पूरे अंदर उसका तिल तेल का हम कुल्ला कर सकते हैं, जिससे कि देखिए फंगस का क्या है कि इसको जो एंटी फंगल जो चीजें हैं या इसको ट्रीट करने का जो एक चिकित्सा सूत्र है वो ये है कि आप इसका जो भी रसद पानी है वो बंद कर दीजिए। यानी शुगर हाई हो गई है तो तुरंत शुगर जो अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल करिए। तो जो भी डायबिटिक मेडिसिन है आयुर्वेद में वो साथ में देना है। इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इसको हमारे यहाँ कहा है कि आप कोई भी स्नेह द्रव्य का प्रयोग करिए, चाहे वो घी है चाहे तेल, जिससे कि इसका ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए और ये फंगल ग्रो करना रुक जाए। और फिर इसको नीचे से अपना ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी फिर ये निष्क्रिय होने लग जाती है। तो इसलिए तेल एक बहुत अच्छे मीडियम है, चाहे सरसों का तेल, नारियल तेल, तिल तेल, अणु तेल, जो भी तेल आपके पास, या घी है गाय का घर का बना हुआ या कहीं से भी आप लाते हैं गौशाला का, वो घी बहुत अच्छा है इसके लिए। एक त्रिफला बहुत अच्छा ड्रग है। त्रिफला का आप क्वाथ या फांट बना करके उसको भी आप गार्गल्स कर सकते हैं, मुंह में कुल्ला घुमा सकते हैं हल्दी मिक्स करके या थोड़ा सा सेंधा नमक या फिटकरी ऐड करके। और दूसरा एक बहुत अच्छा एंटी फंगल ड्रग हमारे यहाँ बहुत ही सरल सहज रूप से पार्क वगैरह में मिलता है, वो है हमारा नीम। नीम में एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो नीम के पत्ते का भी आप काढ़ा बना करके और इसके गार्गल्स भी कर सकते हैं, इसके कुल्ले कर सकते हैं। दूसरा ये जब एनवायरनमेंट में है तो इसके ग्रोथ को रोकने के लिए हम इसके पत्तों को सुखा करके हम घर में हवन भी कर सकते हैं। तो इसका जो धुआं होता है वो हम इनहेल कर सकते हैं नाक के थ्रू। और जैसे ये छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ये एक कंडा है गाय का, ठीक है, इसको आप गैस पे जला करके, और ये कुछ धूपन द्रव्य है, इसका प्रयोग करना चाहिए घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए। और इसका हम नाक में इनहेल भी करेंगे इसको, है ना। तो ये गर्म और ये जो मेडिकेटेड धूम जाएगा अंदर, उससे भी आपका फंगस इन्फेक्शन ग्रो नहीं कर पाता है, और अगर कर गया है तो भी उसमें ये फायदा करता है। तो ये कपूर है, भीमसेन कपूर, इसका प्रयोग आप हवन में कर सकते हैं धूप करने के लिए। ये एक गूगल है, गूगल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घर में आपके अजवाइन है, अजवाइन भी एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज हमारे आसपास और पास है, सिर्फ हमें वो जानकारी इकट्ठी करके उसका हमारे दिनचर्या में या उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम लाभान्वित हो सके आयुर्वेद के माध्यम से। उसके बाद में आपको जो आंख में जब इसका साइट होता है तो होने की संभावना या हो चुका है, दोनों कंडीशन में आंख में दर्द है, लालिमा, चुभन, सूजन, और कभी कभी बहुत बढ़ जाता है तब तो हम अपना दृष्टि भी चला जाता है, विजन लॉस हो जाता है। तो इसके लिए जो आंखों का हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, हल्का गुनगुना पानी में फिटकरी डाल के आईज वॉश करना है। आंखों को वॉश करने के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि आप दोनों आंखों के लिए 2 अलग कटोरी में पानी बनाएंगे और 2 कॉटन बॉल्स डालेंगे। ऐसा नहीं कि जो राइट आई से जिसको वॉश किया है उसी से लेफ्ट को करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग पानी का और आई बॉल्स, कॉटन बॉल्स बनाएंगे और उससे क्लीन करेंगे आंखों को। और ये फिटकरी के पानी से और त्रिफला क्वाथ से या फांट से भी हम आंखों को धो सकते हैं, नेत्रों का प्रक्षालन कर सकते हैं, करना चाहिए। इसके बाद में सूदिंग इफेक्ट के लिए, जो सूजन आई है उसके लिए हम आंखों में देसी घी के एक ड्रॉप्स हम सूदिंग इफेक्ट के लिए, इसके वो अंदर जो इन्फ्लेमेशन आई है आई बॉल के अंदर, उसके लिए भी हम इसका गाय का एक बूंद डालेंगे, है ना। क्योंकि त्रिफला और चक्षुष्य है, चक्षुष्य द्रव्य माना है आयुर्वेद में। जब नाक की हम बात करते हैं तो नाक में जो ब्लैक फंगस है वो जब तो नाक के आसपास कालापन हो जाता है, लालिमा या कालापन, इन दोनों में से सूजन, दर्द, ये सब भी अंदर के जो पार्ट है नाक के वो उसमें पपड़ी जमने लग जाती है, खिंचाव होता है और नाक चोक हो जाता है, यहाँ से ब्लॉक हो जाता है ये सूजन की वजह से, और कभी कभी नाक से सीवियर कंडीशन में ब्लीडिंग भी हो जाता है।
तो इसमें क्या करना है, एक तो जो अजवाइन है, जिसको मैंने आपको कहा कि एक तो आप धूप कर सकते हैं, जो नीम का आपने धूप किया कंडे के ऊपर, उस गर्म मेडिकेटेड वायु का आप अंदर धूम को अंदर लीजिए और बाहर निकालिए, ऐसा कर सकते हैं एक। दूसरा है अजवाइन को तवे पे ड्राई रोस्ट करके पोटली में आप उसको सूंघिए, सूंघने से वो भी आपके वहां पे ड्राइनेस लाएगा और एंटी फंगल आपकी एक्टिविटी होगी। और दूसरा, घर में यज्ञ हवन करना है जिससे वातावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन लेवल ये है। और नीम का तेल को आप नीम के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं नाक में डालने के लिए, गाय के घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिमर्श यानी धूम लेने के बाद में नाक में आप घी के ड्रॉप्स डालें, या इतना उंगली घी का या लुब्रिकेट करके आप उसको लुब्रिकेट, जैसे सरसों के तेल कई लोग रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं वर्ष भर, वैसा उसको, और उस फंगल इन्फेक्शन को फिर बाहर आउट ऑफ बॉडी करना होता है। इसके लिए कुछ टेक्निकल हैंड का जरूरत होती है। प्रदमन नस्य है, आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ मेडिकेशन के पाउडर्स हैं, वो टेक्निकल हैंड के द्वारा, जिससे कि आपको एक छींक आ जाए, 2-4 छींक अच्छे से, जिससे वो फंगल इन्फेक्शन आउट ऑफ बॉडी हो जाए और आपको अंदर लंग्स में ना जाए। तो ये